कांग्रेस ने देश के अंदर 60 सालों तक शासन किया है और 60 सालों के शासन में देश के सैनिकों के साथ हमेशा धोखा किया। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं। मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे पहली बार 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी और 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ, तो उस दिन उन्होंने मुझे पहली बार कहा कि तुम अच्छी पार्टी में काम कर रहे हो, मैं तुम्हें भी धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि 40 साल से रुकी हुई 1 रैंक और 1 पेंशन को लागू किया। सियाचिन ग्लेशियर में जो सैनिक हमारे -डिग्री तापमान में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे हथियार नहीं मिलते थे, अच्छा खाना नहीं मिलता था। ये लंबे समय से सेना में इसकी फाइल चल रही थी और फाइल चलती थी, रुक जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये सब स्वीकृतियां हुई और आज देश के सैनिकों को अच्छे बूट मिल रहे हैं, अच्छी वर्दी मिल रही है, अच्छे उपकरण मिल रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, तमाम प्रकार की जो फैसिलिटी मिल रही है, मनोबल बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद होली हो, दिवाली हो, उनका अपना कोई विशेष दिन हो तो वो सैनिकों के बीच में मनाते हैं, सीमांत क्षेत्र में मनाते हैं, कभी माड़ा में मनाते हैं, कभी सियाचिन ग्लेशियर में मनाते हैं, कभी जो है कश्मीर के सीमांत क्षेत्र पर जाकर बॉर्डर पर मनाते हैं। तो ये बिल्कुल फौज से काफी लोगों का नाता यहाँ जुड़ा हुआ है। जब आप लोगों से यहाँ पर मिलते हैं, कांग्रेस की जब आप बात सुनते हैं, कांग्रेस बार बार इसका विरोध करती है। कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है इसका? किस बलबूते पर वो विरोध करते हैं कि ये चीज जो है ये गलत हो रही है? अब देश के अंदर एक ऐसा पिछले 10 सालों से एक ऐसा ट्रेंड बन गया है। अब मोदी जी के आने के बाद वो कहीं ना कहीं उनके अंदर हताशा है, निराशा है। और 2014 से पहले देश की जनता भी देखती थी और कांग्रेस के लोग क्या करते थे, हर दिन नया घोटाला होता था, नया घपला होता था। अब उनको घपले घोटाले करने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए केवल और केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जन कल्याण की नीति नहीं है, कोई भी अच्छी स्कीम आती है उसका विरोध करने लगते हैं, लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए अग्निवीर योजना, देखिए इतने सारे अग्निवीर, और सबसे बड़ी बात है कि अग्निवीर जो करके आएंगे उसमें से सभी सरकारों ने कह दिया, और हमने उत्तराखंड में तो पहले ही कहा था कि हम जो भी अग्निवीर करके आएंगे उन सबको हम जो है सेवा में कहीं ना कहीं स्थान देंगे, आपदा प्रबंधन में, 4 धाम में, पुलिस विभाग में, अन्य विभाग में, जहां भी, शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग में, जहां जहां भी उनका उपयोग हो सकता है हम उनका उपयोग करेंगे, उनको अच्छी सेवा देंगे, यहाँ पर उनको सेवा का आगे अवसर देंगे। और हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है जो हमारे पहला मिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें देंगे, रक्षा मंत्री जी ने कहा है उनको देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हरियाणा का चुनाव हुआ और अग्निवीर योजना का भ्रम जो है सबसे ज्यादा हरियाणा में फैलाया गया था, और अभी चुनाव का रिजल्ट आया है, हरियाणा के जवानों ने भी, हरियाणा के किसानों ने भी और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को चुना है। वहां डबल इंजन की सरकार चुनी है, क्योंकि उस सारा भ्रम लोगों का जो है इस चुनाव के बाद जो है समाप्त हो गया है कि ये झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। आपसे जब मैंने सबसे पहले सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी आपकी खूबी है कि जिसके कारण वो आपका एक शुरू से जो आप बचपन से चलते चलते आज मुख्यमंत्री बने, शायद आप अपनी तारीफ नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन जब आपसे बात बाहर औरों से कहीं से बात हो रही थी, या जो लोग बोलते हैं कि आप लगते बहुत शांत है लेकिन बहुत तेज है, बहुत परखी है, बहुत शार्प है, चीजों को परखते हैं बड़े तरीके से, और एग्जीक्यूशन जिसको कहते हैं, चीजों को करने की आप में क्षमता काफी ज्यादा, चीजों को रफ्तार के साथ करने की क्षमता। लेकिन इसके साथ ही अब आपके सामने मोदी जी ने एक चुनौती रख दी है कि तीसरा दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा। अब इस दशक में आपने उत्तराखंड को आगे लेकर जाना है। पैसे की कमी हर जगह होती है, आपके भी बड़े विजन रहे हैं कि 2025 तक हमने इसको नंबर 1 स्टेट बनाना है। तो जब आप उस विजन के साथ चलते हैं, इस तीसरे दशक वाली बात जो मोदी जी ने कही है उसको देखते हैं, और साथ में चैलेंजेस देखते हैं अपने सामने, चुनौतियां उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने में, तो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या नजर आती हैं और आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए चुनौतियां, चूंकि हमारा राज्य जो है हिमालय का राज्य है, सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि हमको प्रत्येक वर्ष यहाँ किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी भूस्खलन के रूप में, कभी अत्यधिक बर्फबारी के रूप में, कभी अत्यधिक जल भराव के रूप में, कभी बादल फटने के रूप में, अलग अलग तरीके से। और जो काम हम 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में खड़ा करते हैं, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वो एक आपदा आती है और हमारी 20 साल की जो मेहनत है
वो शून्य हो जाती है। फिर हमको जीरो से शुरुआत करनी होती है। ये हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। दूसरा ये है कि अभी भी भारत सरकार में जितनी स्कीमें बनती हैं उन सभी स्कीमों में पूरे देश के लिए एक समान स्कीम बनती है, जबकि जो हिमालय के राज्य हैं वहाँ की अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग वहाँ की चुनौतियाँ हैं। और हम अपने राज्य में जहाँ हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटन है, धार्मिक तीर्थाटन है, और पूरे साल भर अगर हम राज्य की बात करें तो जैसे हमारी यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख है, लेकिन हमको पूरे साल भर 10 करोड़ लोगों का इंतजाम करना पड़ता है। 10 लोगों की यहाँ पर हर प्रकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को जुटाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो लगभग 4.5 करोड़ 4 करोड़ तो केवल हमारे जो है कावड़ यात्रा में कावड़ यात्री आते हैं। 4 धाम यात्रा में 50 लाख के लगभग लोग प्रत्येक वर्ष, हमारा एवरेज का 50 लाख का एवरेज ये आता है। अन्य सभी को अगर हम जोड़ दें तो वो 10 करोड़ के आसपास पहुंचता है। कभी थोड़ा बढ़ता है, कभी घटता है, लेकिन हमको जो भारत सरकार है, नीति आयोग है, जो हमको कंसीडर करता है वो हमारी जो जनसंख्या है उसके आधार पर करता है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा है। और पहाड़ों में जो काम करना है, भौगोलिक परिस्थिति के कारण से मैदानी क्षेत्र में जिस काम को हम बहुत कम में कर पाते हैं वहाँ पर हमारा काफ़ी सारा मैन पावर भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें काम करना पड़ता है, दूर दूर तक चीज़ों को पहुँचाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए चुनौतियाँ हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो और हम उस दिशा में ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी दिशा बिल्कुल सही जा रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है। और अभी जो नीति आयोग भारत सरकार के जो इंडेक्स साल भर का सभी राज्यों के लिए जारी होता है, उस इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है। पहले नंबर पर उत्तराखंड का नाम आया है। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग में हम अचीवर्स की श्रेणी में, स्टार्टअप में हम अब लीडर्स की श्रेणी में आ गए हैं। और हमने जो उत्तराखंड की जीएसडीपी को बढ़ाने का जो संकल्प लिया था कि अगले 5 सालों में 7 सालों में हम उत्तराखंड की जो आय है, जीएसडीपी है, उसको हम दुगना करेंगे, उसमें 1.3% की गुना की वृद्धि हुई है। यानी कि लगभग 33% हमारी जो है ग्रोथ अभी तक आ चुकी है। हमारी जीएसटी बढ़ रही है, और जीएसटी बढ़ने के साथ साथ हमारे अन्य जो संसाधन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे राज्य के अंदर हमारे नए डेस्टिनेशन हो, पुराने जो हमारे पहले से प्रचलित डेस्टिनेशन हैं उनमें सुविधाएं जुट रही हैं। हमारे सभी शहर बन रहे हैं, नए नए हमारे एयरपोर्ट। आपने अगर देहरादून का एयरपोर्ट, आप वहीं से आए? नहीं, बाई रोड आए इस बार हम। अच्छा, तो लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका यहाँ तक बहुत बढ़िया हो गया। राहुल जी आए तो अभी एक साल में आपने जो है परिवर्तन देखा होगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी दूसरे प्रदेश का, क्योंकि हमारे लिए सभी प्रदेश, जैसे हमारा प्रदेश महत्वपूर्ण है वैसे वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बहुत बड़े पुराने हमारे वरिष्ठ राजनेता